स्वागत। आज हम भारतीय शेयर बाजार की धड़कन यानी निफ्टी 50 इंडेक्स की गहराई में उतरेंगे। ये वो नंबर है जो रोज अखबारों में टीवी पर दिखता है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? ये बनता कैसे है, बदलता कैसे है और इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, इसके पीछे पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी छिपी है। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं। एक तो एनएससी की अपनी रिपोर्ट है निफ्टी 50 के पहले 25 साल 1995 टू 2021 पर। जी, वो काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है। और साथ में कुछ और लेख भी हैं जो इसे आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि निफ्टी 50 को सिर्फ एक आंकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती चीज की तरह समझें। कैसे बना, कैसे बदला और निवेशकों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये निफ्टी 50 आखिर है क्या चीज। हाँ देखिए, इसे आप ना भारतीय शेयर बाजार का एक तरह का आईना मान सकते हैं। आईना? अच्छा। जी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE पर लिस्टेड भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे अहम, सबसे ज्यादा लिक्विड कंपनियां हैं। लिक्विड मतलब? जिनकी खरीद फरोख्त आसानी से हो सके। बिल्कुल। जिनमें आप आसानी से शेयर खरीद बेच सकें बिना कीमत पर ज्यादा असर डाले। तो ये उन 50 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका नाम भी वहीं से आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 निफ्टी। अच्छा, तो ये एक तरह का थर्मामीटर हुआ बाजार के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये बाजार का मूड बताता है और उससे भी ज्यादा ये निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए एक बेंचमार्क, एक पैमाना है। पैमाना मतलब? मतलब वो अपने निवेश के प्रदर्शन की तुलना इससे करते हैं, देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 से अच्छा कर रहा है या नहीं। तो एक तरह से ये भारतीय कैपिटल मार्केट की नब्ज है। दिलचस्प। तो ये हमेशा से तो नहीं था? कब और कैसे शुरू हुआ ये? नहीं, हमेशा से नहीं था। इसकी देखिए औपचारिक स्थापना तो हुई 3 नवंबर 1995 को। ओके। लेकिन इसे बाजार में लॉन्च किया गया 22 अप्रैल 1996 को। अच्छा, 96 में। जी, और शुरुआत में इसकी एक बेस वैल्यू रखी गई 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स। हाँ, और बेस कैपिटल था करीब 2.06 ट्रिलियन। मैंने ये भी पढ़ा कि इसे शुरू करने में कोई इम्पैक्ट कॉस्ट का फंडा था। वो क्या था? हाँ, वो एक यूनिक चीज थी शुरू में। देखिए, इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है कि जब आप किसी शेयर की बड़ी मात्रा खरीदते या बेचते हैं तो उसकी कीमत पर कितना असर पड़ता है। तो निफ्टी 50 में शुरू में ऐसे स्टॉक्स को प्राथमिकता दी गई जिनकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, मतलब जिनमें बड़े सौदे करने पर भी कीमत ज्यादा हिले डुले नहीं, ताकि बड़े निवेशक आसानी से ट्रेड कर सकें। एग्जैक्टली ये लिक्विडिटी सुनिश्चित करने का एक तरीका था। और फिर इसमें एक बड़ा बदलाव भी आया ना, 2009 में कुछ हुआ था, फ्री फ्लोट। सही पकड़ा, वो बहुत बड़ा बदलाव था। 26 जून 2009। उससे पहले क्या होता था कि कंपनी की पूरी मार्केट कैप के हिसाब से उसका वजन तय होता था इंडेक्स में। पूरी मार्केट कैप? हाँ, मतलब कंपनी के सारे शेयर्स की कुल कीमत। लेकिन 2009 में इसे बदलकर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड पर ले आए। ये फ्री फ्लोट, ये क्या भला है? आम निवेशक के लिए क्या मतलब है इसका? अरे आसान है। देखिए, कंपनी के सारे शेयर्स तो हर वक्त खरीदने बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होते, है ना? हाँ, कुछ तो प्रमोटर या सरकार के पास होते हैं। बिल्कुल। तो फ्री फ्लोट का मतलब है सिर्फ वो शेयर जो हम और आप जैसे आम निवेशक खरीद बेच सकते हैं। प्रमोटर, सरकार या बड़ी स्ट्रैटेजिक होल्डिंग वाले शेयर हटा दिए जाते हैं। अच्छा, तो कैलकुलेशन सिर्फ ट्रेडिंग वाले शेयर्स पर होती है? जी हाँ, इससे इंडेक्स बाजार की असल तस्वीर के ज्यादा करीब आ गया। ये दिखाता है कि असल में ट्रेडिंग के लिए कितना स्टॉक उपलब्ध है। इस बदलाव का असर क्या हुआ? असर तो ये हुआ कि इंडेक्स ज्यादा रियलिस्टिक हो गया। और एक और दिलचस्प चीज देखिए आंकड़ों में। बताइए। 1995 में निफ्टी 50 कंपनियां जो थी वो NSE के कुल मार्केट कैप का करीब 34%, 33.7 थी। ठीक है। और कुल टर्नओवर यानी खरीद बिक्री का लगभग 62%, 62.2%। ओह, मतलब ज्यादातर ट्रेडिंग इन्हीं 50 में होती थी। हाँ, लेकिन 2021 तक आते आते मार्केट कैप में इनका हिस्सा बढ़कर 53% हो गया। साइज में बड़ी हो गई मतलब? हाँ, लेकिन टर्नओवर में हिस्सा घटकर सिर्फ 32.5% रह गया। अरे, ये तो उल्टा हो गया। साइज बड़ा पर ट्रेडिंग में हिस्सा कम। इसका क्या मतलब? इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो शायद NSE पर और भी बहुत सी कंपनियां आ गईं तो ट्रेडिंग फैल गई। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, या ये भी हो सकता है कि इन बड़ी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेशक ज्यादा आ गए जो रोज खरीद बिक्री नहीं करते। ये शायद बाजार के मैच्योर होने का भी संकेत है। चलिए, ये तो हुई बनावट की बात। अब जरा इंडेक्स के अंदर चलते हैं। सुना है कि सेक्टर्स का हिसाब किताब भी काफी बदला है वक्त के साथ। अरे बहुत ज्यादा बदला है।
और ये बदलाव सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था की बदलती कहानी कहते हैं। जैसे कि आप अंदाजा लगाइए 1995 में जब इंडेक्स शुरू हुआ, आईटी सेक्टर का वजन कितना होगा? आईटी तब तो नया नया था सब, शायद 5%, 10%। शून्य, जीरो। एक भी आईटी कंपनी नहीं थी शुरू में। क्या बात कर रहे हैं, जीरो? जी हाँ, जीरो। और दिसंबर 2021 तक आईटी सेक्टर इंडेक्स का लगभग 18% बन चुका था। 17.9%। ओह माय गॉड, ये तो जबरदस्त बदलाव है। पिछले 25-26 साल में आईटी ने क्या कमाल किया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने भारत को कैसे बदला है। और दूसरे सेक्टर्स का क्या हाल रहा? फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस वगैरह। हाँ, 1995 में इनका वजन था 20%। दिसंबर 2021 तक ये बढ़कर हो गया 37%। लगभग 2 गुना। हाँ, ये साफ दिखाता है कि फाइनेंस का दबदबा कितना बड़ा है इकोनॉमी में। और कुछ घटा भी होगा। हाँ बिल्कुल, जो पुराने पारंपरिक सेक्टर थे, जैसे कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां। एफएमसीजी। हाँ, एफएमसीजी। उनका वजन 19% से घटकर करीब 11%, 10.8% रह गया। और मेटल्स, वो 11% से घटकर सिर्फ 3.4% रह गए। तो ये आंकड़े तो साफ कहानी कह रहे हैं। सर्विसेज, खासकर आईटी और फाइनेंस का जबरदस्त उभार, और मैन्युफैक्चरिंग या कमोडिटीज थोड़ी पीछे रह गईं तुलनात्मक रूप से। एकदम सही। दिसंबर 2021 तक निफ्टी 50 में कुल 13 अलग-अलग सेक्टर थे। तो ये इकोनॉमी की विविधता भी दिखाता है, लेकिन वजन में भारी बदलाव हुए हैं। तो ये इंडेक्स सिर्फ शेयर बाजार नहीं, अर्थव्यवस्था का एक्सरे है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इतने बदलावों के दौर में क्या कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो शुरू से, मतलब 1995 से अब तक, या कम से कम 2021 तक टिकी रही हैं? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है। और जवाब है हाँ, हैं। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से 12 कंपनियां ऐसी थीं जो नवंबर 1995 से लगातार निफ्टी 50 का हिस्सा बनी रहीं। 12? कौन सी हैं ये दिग्गज कंपनियां? कुछ नाम याद है? हाँ, बिल्कुल। इनमें कई बहुत बड़े और जाने पहचाने नाम हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसबीआई भी? हाँ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब उस लिस्ट में थे दिसंबर 2021 तक। ये तो अलग-अलग सेक्टर से हैं। एनर्जी, बैंकिंग, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये दिखाता है कि कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। उनकी बुनियाद मजबूत रही है। लेकिन 50 में से सिर्फ 12 का टिके रहना, ये भी तो यही दिखाता है कि इंडेक्स कितना बदलता रहता है, कितना डायनामिक है। बिल्कुल, ये दोनों बातें सच हैं। उन 12 की मजबूती भी दिखती है और बाजार की गतिशीलता भी। आंकड़े बताते हैं कि 1995 से 2021 के बीच, मतलब 25-26 सालों में 101 बार नए शेयर इंडेक्स में शामिल हुए हैं। 101 बार, मतलब औसतन हर साल करीब 4 बदलाव। जी हाँ, क्योंकि इंडेक्स की समीक्षा हर 6 महीने में होती है। जनवरी और जुलाई की कट ऑफ डेट्स के आधार पर देखा जाता है कि कौन सी कंपनियां अब क्राइटेरिया पूरा कर रही हैं और किन्हें बाहर जाना चाहिए। ये जरूरी है ताकि इंडेक्स हमेशा बाजार की ताज़ा तस्वीर दिखाए। समझ गए। तो इतिहास, बनावट, बदलाव, ये सब समझ आ गया। अब आते उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैसा, परफॉर्मेंस कैसी रही है? निफ्टी 50 ने निवेशकों को रिटर्न दिया है या नहीं? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। तो चलिए आंकड़े देखते हैं। अगर हम जून 1999 से दिसंबर 2021 तक का समय देखें। ओके, लगभग 22 साल। हाँ, तो इस दौरान निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसे टीआर इंडेक्स कहते हैं, उसने सालाना औसतन 14.2% का चक्रवृद्धि रिटर्न दिया है, सीएजीआर। 14.2% सीएजीआर। हाँ, ये तो काफी अच्छा है। लेकिन ये टोटल रिटर्न क्या होता है? जो हम टीवी पर देखते हैं उससे अलग है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो हम आमतौर पर टीवी पर देखते हैं वो प्राइस रिटर्न होता है, मतलब सिर्फ शेयर की कीमत में कितना बदलाव आया। ठीक है, लेकिन कंपनियां डिविडेंड भी तो देती हैं, मुनाफे का हिस्सा। हाँ, देती हैं। जब टोटल रिटर्न इंडेक्स ये मानकर चलता है कि जो भी डिविडेंड मिला उसे वापस उसी इंडेक्स में लगा दिया गया, रीइन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, तो ये असल मुनाफे की ज्यादा सही तस्वीर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाया और डिविडेंड को भी वापस लगाते गए तो आपका कुल रिटर्न कितना बना। तो वो 14.2% सीएजीआर काफी प्रभावशाली है लंबी अवधि में। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या ये रिटर्न हर साल एक जैसा रहा? पिछले कुछ सालों में कैसा था? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता। बाजार है, उतार चढ़ाव तो होता ही है।
अगर हम दिसंबर 2021 तक पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 15 सालों का CAGR करीब 11.8% था। थोड़ा कम। हाँ, लेकिन पिछले 5 सालों का 17.6% था। ये तो ज्यादा है। और पिछले 1 साल का दिसंबर 2021 तक तो 28.4% था। वाह, तो हाल के वर्षों में रिटर्न बेहतर रहा था 2021 तक। जी, और अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी वो भी बदलती है। 15 साल की अवधि में वॉलेटिलिटी 22% थी, जो 1 साल की अवधि में घटकर 15.8% रह गई थी। ये दिखाता है कि बाजार के अलग अलग दौर होते हैं। और अगर हम साल दर साल देखें, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, क्या हर साल वैसा बना? नहीं, हर साल नहीं। आंकड़े बताते हैं कि 1999 से 2020 के बीच यानी 22 सालों में 17 साल ऐसे थे जब निफ्टी 50 TR इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अच्छा, ज्यादातर साल पॉजिटिव है। हाँ, और 4 साल तो ऐसे थे जब रिटर्न 40% से भी ज्यादा था। जबरदस्त। लेकिन 5 साल नेगेटिव रिटर्न वाले भी थे, मतलब नुकसान हुआ। सबसे बुरा साल था 2008, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हाँ, वो तो याद है। उस साल इंडेक्स 51% से ज्यादा गिरा था। बहुत भारी गिरावट थी। 2011 और 2015 में भी नेगेटिव रिटर्न आए थे। तो ये याद रखना जरूरी है कि रिस्क तो है। बिल्कुल, शेयर बाजार में गारंटी किसी चीज की नहीं होती। आपने एक रोलिंग रिटर्न की भी बात की थी रिपोर्ट में, वो क्या चीज है और उससे क्या पता चलता है? हाँ, रोलिंग रिटर्न का एनालिसिस बहुत दिलचस्प है। ये क्या करता है कि ये देखता है कि अगर किसी ने किसी भी दिन निवेश शुरू किया हो और फिर उसे एक तय अवधि तक रखा हो, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, किसी भी दिन शुरू करके। हाँ, मान लीजिए पिछले 20 साल के हर ट्रेडिंग डे पर किसी ने 5 साल के लिए निवेश किया, तो उन हजारों 5 साल की अवधियों का औसत रिटर्न क्या रहा। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि निवेश की अवधि बढ़ाने से रिटर्न की कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव रहने की संभावना पर क्या असर पड़ता है। और क्या असर पड़ता है? आंकड़े दिसंबर 2021 तक के कमाल की बात कहते हैं। जैसे जैसे आप निवेश की अवधि बढ़ाते हैं, 1 साल से 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ती जाती है और 5 या 7 साल के बाद तो ये लगभग 100% हो जाती है। लगभग 100%? मतलब 5-7 साल रखने पर नुकसान की संभावना लगभग खत्म। पिछले आंकड़ों के हिसाब से, हाँ। और 10 साल के निवेश पर देखें तो लगभग आधे मामलों में 47.9% सालाना 15% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। वाह, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत दिखाता है। बिल्कुल, ये चीख चीख कर कहता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए टिके रहें तो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा रिटर्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लंबा खेल खेलने वालों के लिए आंकड़े अच्छे रहें। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। जी हाँ, धैर्य रखना जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई इस लंबी अवधि की कहानी में शामिल होना चाहता है, कोई निफ्टी 50 में निवेश करना चाहे, तो कैसे करे? क्या हम सीधे इंडेक्स खरीद सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा, इंडेक्स तो एक नंबर है, उसे आप खरीद नहीं सकते। लेकिन आप उन चीजों में पैसा लगा सकते हैं जो निफ्टी 50 की नकल करती हैं। नकल करती हैं? मतलब ऐसे फंड्स जो निफ्टी 50 के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। सबसे पॉपुलर तरीके हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स फंड्स और ETFs, ये कैसे काम करते हैं? ये फंड्स क्या करते हैं, ये निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उन्हीं के शेयर खरीदते हैं और उसी अनुपात में खरीदते हैं जिस अनुपात में वो इंडेक्स में है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, मान लीजिए रिलायंस का वजन इंडेक्स में 10% है, तो ये फंड अपने कुल पैसे का 10% रिलायंस में लगा देगा। HDFC बैंक का 8% है, तो 8% उसमें। ऐसे ही सभी 50 में। तो इनका रिटर्न लगभग निफ्टी 50 जैसा ही होगा। बिल्कुल, थोड़ा बहुत फर्क ट्रैकिंग एरर की वजह से हो सकता है, लेकिन लक्ष्य यही होता है कि रिटर्न इंडेक्स के बराबर हो। इन्हें पैसिव फंड्स कहते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली शेयर नहीं चुनता, बस इंडेक्स को फॉलो करता है। और क्या ये तरीके पॉपुलर है भारत में? बहुत ज्यादा। नवंबर 2021 के आंकड़े देखें तो निफ्टी 50 पर आधारित जो घरेलू ETFs और इंडेक्स फंड्स थे, उनमें बहुत पैसा लगा हुआ था, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए। अरे वाह! हाँ, ये उस समय भारत के कुल इक्विटी ETF और इंडेक्स फंड AUM का आधे से ज्यादा 52% था। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितने पॉपुलर हैं, और इनकी लागत भी अक्सर एक्टिव फंड से कम होती है। अच्छा, इनके अलावा और कोई तरीका? आप चाहें तो किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलकर खुद से निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के शेयर खरीद सकती हैं। लेकिन 50 कंपनियों में सही अनुपात बनाए रखना थोड़ा मुश्किल और खर्चीला हो सकता है। हाँ, वो तो है।
और एक और तरीका है डेरिवेटिव्स का, निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस, लेकिन वो बहुत रिस्की होते हैं और सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही ठीक हैं। ठीक है, तो इंडेक्स फंड और ETF सबसे आसान तरीके हैं। जी हाँ, आम निवेशक के लिए वही सबसे सीधे रास्ते हैं। अच्छा, भारत में एक और इंडेक्स का नाम हम बहुत सुनते हैं, सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्या फर्क है? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े फर्क हैं। बताइए। पहला, एक्सचेंज का। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का। NSE और BSE, ठीक है। दूसरा, कंपनियों की संख्या का। निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स में 30। अच्छा, निफ्टी में ज्यादा है। हाँ। और तीसरा, बेस का। निफ्टी का बेस ईयर 1995 और बेस वैल्यू 1000 है। सेंसेक्स पुराना है, उसका बेस ईयर 1978-79 और बेस वैल्यू 100 है। तो कौन सा बेहतर माना जाता है? देखिए, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, तो अक्सर ये माना जाता है कि वो सेक्टर्स का ज्यादा डाइवर्सिफाइड या व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए। अच्छा, ये निफ्टी 50 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है? वो फ्री फ्लोट वाला मेथड थोड़ा और समझाएंगे, और कौन सी कंपनी इसमें आ सकती हैं, उसके नियम क्या हैं? हाँ, तो जैसा हमने बात की, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड तरीके से कैलकुलेट होता है। वेटेड मतलब? वेटेड मतलब जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा, इंडेक्स में उसका वजन, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा। रिलायंस या HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनियों का असर इंडेक्स पर छोटी कंपनियों से कहीं ज्यादा होता है। इसका एक फॉर्मूला है जिसे NSE की एक सब्सिडियरी कंपनी NSE इंडिसेस लिमिटेड मैनेज करती है। ठीक है। और शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं? कई शर्तें हैं, जैसे कंपनी भारतीय होनी चाहिए, NSE पर लिस्टेड हो, ओके। उसके शेयर आसानी से ट्रेड होने चाहिए, मतलब लिक्विडिटी अच्छी हो, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, आमतौर पर कम से कम 6 महीने से NSE पर लिस्टेड होनी चाहिए। हालांकि IPO के केस में कभी-कभी छूट मिल जाती है। अच्छा। एक और अहम शर्त, वो कंपनी FNO सेगमेंट में, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। FNO में भी होनी चाहिए? हाँ, और उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स में जो सबसे छोटी कंपनी है, उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप से कम 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। ओहो, काफी शर्तें हैं। जी हाँ, ये सब इसलिए ताकि इंडेक्स में सिर्फ टॉप की बड़ी, मजबूत और लिक्विड कंपनियां ही रहें। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो निफ्टी 50 का महत्व क्या है, निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा और सबसे अहम बेंचमार्क है। बेंचमार्क? हाँ, ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बड़ा संकेतक है। बाजार किस दिशा में जा रहा है, निवेशकों का मूड कैसा है, ये सब बताता है। और निवेशकों के नजरिए से देखें तो ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ निवेश करने का मौका देता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, यानी रिस्क फैलता है, और ETFs या इंडेक्स फंड्स के जरिए ये काम अक्सर कम लागत में हो जाता है। सही बात है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो इन सोर्सेज से पता चले? हाँ, कुछ और चीजें भी थी, जैसे निफ्टी 50 के डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस अब सिर्फ भारत में NSE पर और गिफ्ट सिटी में NSE IFSC पर ट्रेड होते हैं। हाँ, पहले सिंगापुर में भी होते थे, पर वो अब गिफ्ट सिटी शिफ्ट हो गए हैं, और इसने कुछ बड़े माइलस्टोन भी पार किए हैं हाल में। जी बिल्कुल, 2023 में 20,000 का लेवल पार किया, फिर 2024 में तो 25,000 और 26,000 के ऊपर भी गया। वाह! और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है? हाँ, वो भी एक अहम इंडेक्स है। उसमें निफ्टी 50 के बाद की अगली 50 कंपनियां आती हैं। कई लोगों ने भविष्य के निफ्टी 50 स्टार्स की तरह देखते हैं। अच्छा, तो ये थी निफ्टी 50 की पूरी कहानी, एक इंडेक्स जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा, कंपनियों के उतार चढ़ाव और निवेशकों की उम्मीदों का एक तरह से प्रतिबिंब है। हाँ, हमने देखा कि ये कैसे शुरू हुआ, कैसे फ्री फ्लोट मेथड आया, कैसे IT और फाइनेंस जैसे सेक्टर हावी हुए, और कैसे इसने लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया, हालांकि बीच बीच में बड़े झटके भी लगे। तो मुख्य बातें क्या याद रखनी चाहिए श्रोताओं को? मेरे ख्याल से कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटिंग का फंडा समझना जरूरी है, क्योंकि वही तय करता है कि किस कंपनी का कितना असर होगा। दूसरा, ये इंडेक्स स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। कंपनियां आती जाती रहती हैं, सेक्टर्स का वजन बदलता रहता है, जो अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर दिखाता है। सही। तीसरा, लंबी अवधि के निवेश का पोटेंशियल दिखता है आंकड़ों में, लेकिन साथ ही रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल। और चौथा, ETFs और इंडेक्स फंड्स ने आम निवेशक के लिए निफ्टी 50 में निवेश करना बहुत आसान और सस्ता बना दिया है। ओ,
अंत में ये सब जानकर क्या लगता है, क्या निफ्टी 50 सिर्फ बाजार का हाल बताने वाला थर्मामीटर है या अब ये खुद भी बाजार को चलाने लगा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जिस तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग बढ़ रही है, मतलब लोग सीधे एक्टिव फंड्स के बजाय इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं, हाँ, वो ट्रेंड तो है। तो खरबों रुपए का निवेश अब सीधे निफ्टी 50 जैसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई शेयर निफ्टी 50 में आता है तो ये सारे फंड्स उसे खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी डिमांड और कीमत बढ़ जाती है, और जब कोई बाहर जाता है तो उसे बेचते हैं, जिससे कीमत गिर सकती है। तो इंडेक्स में आना जाना ही शेयर की कीमत को बहुत प्रभावित कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो इंडेक्स अब सिर्फ बाजार को दर्शा नहीं रहा, उसे कुछ हद तक चला भी रहा है। और यहीं से एक विचार करने वाला मुद्दा उठता है ना? जी हाँ, और वो ये है कि क्या ये जो पैसिव इन्वेस्टिंग का बढ़ता चलन है, ये सारा पैसा और सारा ध्यान सिर्फ इन्हीं टॉप 50 या 100 बड़ी कंपनियों की तरफ खींच रहा है? क्या इससे इन बड़ी कंपनियों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल रही है, और इसका असर बाजार की ओवरऑल एफिशिएंसी पर, खासकर छोटी और मझोली कंपनियों के भविष्य पर क्या पड़ सकता है? क्या उनके लिए पैसा जुटाना और मुश्किल हो जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और भी बहस और रिसर्च होगी। इसका कोई आसान जवाब नहीं है अभी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।